तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यह स्टेट का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है दोस्तों? 2020 का है। याद रखिएगा, 2020 का क्वेश्चन है यह स्टेट का हिंदी का। और आप लोग जो अभी तक मान करके जो चल रहे थे कि यह स्टेट हिंदी में साहित्य नहीं पूछा जाता, पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों? ये आप पढ़ लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये पेपर 1 का है, 9-10 के लिए। और 9-10 का क्वेश्चन अगर 11-12 का आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 9-10 का भी देख लीजिएगा, क्योंकि 9-10 वाला क्वेश्चन 11-12 में भी पूछता है। समझ गए? तो इसलिए दोनों को देख लेना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो 9-10 का भी देख लीजिए, 11-12 का, दोनों देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में पूछा। देखिए 9-10 में जो आप सोच रहे थे अभी तक कि सिर्फ व्याकरण पूछा जाता है, देखिए दोस्तों इसमें पूरा साहित्य पूछा गया है। अब देखिए पहला साहित्य क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? देखिए यहाँ पे कौन सी रचना मिथिलेश्वर, हरिहर बुक का, ये मिथिलेश्वर की रचना है। यहीं पे देखिए इसका पूरा व्याख्या दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक नज़र, ठीक है? रुक करके पढ़ लीजिएगा। पर यहाँ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देते हैं। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला किसकी रचना है? राही मासूम रजा की रचना है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाल गोविंद भगत का है, बाल गोविंद भगत रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी का। माता का आंचल किसका? शिव पूजन सहाय का, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की रचना पूस की रात में जबरा है। देखिए आपका सिलेबस में पूस की रात पढ़ना है दोस्तों। तो पूस की रात में जबरा क्या है? जबरा कुत्ता का नाम है। 2023 में 24 में भी दोनों में पूछा है, 2023-24 दोनों में पूछा है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आप लोग इसको माइंड में एकदम रखे रहिए, 23-24 दोनों में पूछा है। और ये पुरुष की रात प्रकाशन में पूछेगा। तो पुरुष की रात का प्रकाशन कब हुआ है दोस्तों? 1930 में, याद रखिएगा, कब? 1930 में। इसमें एक पात्र है जबरा, तो देखिए कुत्ता का नाम है, पर एक हल्कू इसका मेन पात्र है। नायक इसमें कौन है? हल्कू, याद रखिएगा इस बात को आप। नायक कौन है दोस्तों? तो हल्कू, नायक है हल्कू, ठीक है। पूस की रात 1930 में लिखा गया। और इसकी हल्कू की पत्नी है मुन्नी, याद रखिएगा, ये भी पूछता है, हल्कू की पत्नी कौन है? मुन्नी। और इसमें एक सहना है जो कर्जा वसूलने के लिए आता है, सहना नाम का व्यक्ति, ठीक है। अब हम लोग आप देखते हैं इनकी कहानी। अलग योद्धा है, अंधेरे, प्रेमचंद की कहानी, दो बैलों की कथा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, नरक का मार्ग, माता का हृदय, मोटे राम शास्त्री, राष्ट्र का सेवक, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ईदगाह का प्रकाशन 1933 में हुआ था। कभी कभी ये प्रकाशन इसका पूछ देता है, ईदगाह का 1933 में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो ये आलोक पर्व पे हुआ था। आलोक पर्व कब लिखा गया? 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में। और एक साल के बाद तुरंत 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, याद रखना है सब बात को आपको। और देखिए अशोक के फूल इनका निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में देखिए लिखा गया है, ये देखिए 1946 में दोस्तों। और अशोक के फूल 1948 में। कब? 1948 में, याद रखिएगा ये सब। और पुनर्नवा इनका उपन्यास है, पुनर्नवा, जो 1973 में लिखा गया। पुनर्नवा कब लिखा गया दोस्तों? तो 1973 में। और बाण भट्ट की आत्मकथा देखिए, उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में। एकदम खखोर खखोर के एकदम व्याख्या कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में इर्द गिर्द भी इसके क्वेश्चन आवे तो आप बना लीजिए आराम से। फिर इनका मुख्य रूप से इनका 4 उपन्यास है। एक बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में, पुनर्नवा 1973 में, चारुचंद्र लेख है इनका एक उपन्यास है जो 1963 में लिखा गया था, चारुचंद्र लेख। अनामदास का पोथा 1976 में, याद रखिएगा दोस्तों। और इनका कुछ निबंध संग्रह, अशोक के फूल तो आप देख लिए 48 में है। आलोक पर्व 1972 में, जिसपे इनको साहित्य अकादमी मिला। और हम कल्पलता एक इनका है, कल्पलता, ये निबंध ही है, निबंध संग्रह 1951 में आया था। विचार वितर्क 1957 में। फिर विचार प्रवाह 1959 में। कुटज 1964 में। ये सब याद रखिएगा आप, न हो तो आप इस सब बातों को आप लिख लीजिए। देखिए आ गया ना, नामदास का पोथा, ये द्विवेदी जी की रचना है। ये कब हुआ है दोस्तों? 1976 में, 1976 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें औपनिषदिक युग के परिवेश का वर्णन है इसमें। निराला की साहित्य साधना के लेखक, देखिए VVI क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना, तो ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। रामविलास शर्मा ने इस रचना को 1970 में लिखा है। कब दोस्तों? 1970 में, याद रखिएगा इस बात को आप। 1900 ऐसे तो इस रचना को लिखा गया था निराला की साहित्य साधना को 1969 में।
और 70 में इनको पुरस्कार मिला था इस पे, निराला की साहित्य साधना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैसे याद रखिएगा, साहित्य देखिए यहाँ दिया है ना साहित्य, तो साहित्य से बना देंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये रचना लिखा गया था 1969 में, ठीक है। अब पुरस्कार मिला था 1970 में, याद रखिएगा दोस्तों आप, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इनकी और रचना है, देखिए है ना, निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है। भारतीय हिंदू युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी जाति का साहित्य। जाति बात करें तो रामविलास शर्मा माइंड में सेट कर लिए। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये सब इनकी रचना है। रामविलास शर्मा का जो भी रचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र, नौबत खाने में इबादत, देखिए क्लास एनसीईआरटी में पढ़ना है, 9th या 10th में पढ़ना है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में है, ठीक है दोस्तों। ये बिस्मिल्लाह खां के, ये शहनाई के ये हैं, ये प्रवर्तक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और इनके बारे में लिखे यतीन्द्र मिश्र लिखे हैं, इनके बारे में तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। यतीन्द्र मिश्र की और रचना यदा कदा अयोध्या तथा कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, इनकी अलग रचना है यतीन्द्र मिश्र का। प्रछन्न का अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों, प्रछन्न का अर्थ क्या है, छिपा हुआ, क्या होगा, छिपा हुआ। चलिए, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, मैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। ये बिहार बोर्ड में 9th या 10th में एक पढ़ना है मैक्स मुलर के बारे में हिंदी में। चलिए, स्वामी विवेकानंद कहा, किसने दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है, देखिए कितना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वो 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर 1 का 9th-10th के लिए। आप लोग को लग रहा था साहित्य नहीं आता है, देखिए आ रहा है कि नहीं साहित्य। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक कीजिएगा, कुछ हमारे लिए मोटिवेशन वाली बात लिख दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे इसका PDF सब पड़ा है, दुनिया भर का PDF है, एक बार टेलीग्राम पे जाइएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। अब आगे चलते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर द्वारा रचित मराठी रचना माझा प्रवास का भाषांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से किया था, तो आंखों देखा गदर, किस नाम से दोस्तों, आंखों देखा गदर नाम से। अब चलिए आगे चलते हैं। अमृतलाल नागर की अन्य रचना, ये कोठे वालियां जिनके साथ जिया, चैतन्य महाप्रभु टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान किनकी है, तो इन्हीं का। अमृत मंथन, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर का है, याद रखिएगा। मीराबाई के गुरु कौन है, मीराबाई के गुरु संत रैदास। संत रैदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1988 में। कब, 1988 में। और ही अगर कबीर के बारे में पूछे तो कबीर 1398 में, 1398 में कौन हुए थे, कबीर, 10 साल बड़े थे रैदास, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और दोनों कहाँ जन्म हुआ था, दोनों का, तो दोनों का जन्म हुआ था हमारे बनारस काशी में, ठीक है। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, मेड़ता के कुल की राजस्थान में हुआ था 1498 में। कृष्ण की उपासक थी मीराबाई। इनका रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो चिदम्बरा के लिए हुआ था प्राप्त, सुमित्रानंदन पंत को। किसको, सुमित्रानंदन पंत को, याद रखिएगा दोस्तों। 68 में। चिदम्बरा लिखा कब गया था, चिदम्बरा लिखा गया 1958 में। कब, 1958 में। 10 साल के बाद इस पे मिला था पुरस्कार, समझ गए। 10 साल के बाद इस पे ज्ञानपीठ हुआ, 58 में हुआ था, ज्ञानपीठ कब मिला, 1968 में। 10 साल के बाद ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है। और देखिए सुमित्रानंदन पंत को ये देखिए कला और बूढ़ा चांद, 1959 में एक इनका रचना था, कला और बूढ़ा चांद, उस पे इनको साहित्य अकादमी मिला था। 1959 में रचना है कला और बूढ़ा चांद। एक साल के बाद 1960 में ये रचना पर इनको मिला था कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रख लीजिएगा दोस्तों, दोनों पूछ सकता है कि किस पे साहित्य मिला है, किस पे ये मिला है ज्ञानपीठ, इसलिए हम दोनों बता दिए आपको। और देखिए शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 ईस्वी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उर्दू भाषा के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ प्रदान किया गया था 1969 में। देखिए उर्दू भाषा के लिए किसको, फिराक गोरखपुरी को। याद ये सब बातों को आपको रखना है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो 13 नंबर में। देखिए यहाँ पे, अब देखिए 13 नंबर में, महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प असत है, असत माने गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, आप ही बताइए। काव्य कृतियां, निहार, नीरजा, यामा, ग्राम्या देखिए नहीं है, ग्राम्या महादेवी वर्मा का नहीं है दोस्तों। ग्राम्या 1940 में लिखा गया, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो ये तो पहला तो ये गलत हो गया। और बाकी ये तीनों उन्हीं का है, निहार, नीरजा, यामा उन्हीं का है।
अतीत के चलचित्र, देखिए गद्य रचना, अतीत के चलचित्र मेरा परिवार, हाँ इन्हीं का है। अतीत के चलचित्र मेरा परिवार दोस्तों कब आया था? 1972 में। और अतीत के चलचित्र कब आया था? 1941 में। देहावसार, इनका देहावसार कहने का मतलब है दोस्तों, देहावसार मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि इनका मृत्यु कब हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था महादेवी वर्मा? तो 11 सितंबर 1987 को। चित्रकला में, हाँ इनका चित्रकला में विशेष रुचि थी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य तो पहला ही हो जाएगा, तो इसलिए पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए और देखिए यहाँ पे अब कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचना है, उसको ध्यान रखें। ग्राम्या ग्रंथि 1932 में, हाँ ग्राम्या ग्रंथि 1920 में आया था शायद, और गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण 1946 में, स्वर्ण धूलि 1947 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में। इसी पे इनको मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिएगा, बूढ़ा दे रहा है, साहित्य दे रहा है बूढ़ा, इस तरह से ट्रिक बना लीजिए। बूढ़ा चांद ये 1959 में आया था, एक साल के बाद 1960 में साहित्य अकादमी मिला। लोकायतन मिला था 1964 में, ये लोकायतन इनकी रचना है। और चिदम्बरा कब आया दोस्तों? 1958 में। ठीक है, चिदम्बरा, और यही 58 10 साल के बाद इनको इसी पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ मिला था, सॉरी ज्ञानपीठ। चलिए अब हड़बड़ में हम कुछ कहीं गलत ना बोल दें, हम थोड़ा सा दिमाग को शांत करके पढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब बीरेन डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए बीरेन डंगवाल को किसके लिए साहित्य अकादमी मिला था? पूछ सकता है क्वेश्चन, दुष्चक्र में सृष्टा। याद रखिएगा इस बात को। कब मिला था? 2004 में। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक कबीर तो आप जान ही रहे, नागार्जुन को कहा जाता है। ये तो बहुत ईजी। नागार्जुन की कुछ रचनाएं, युग धारा। देखिए नागार्जुन क्या होते हैं? धारा प्रवाह कोई चीज को बोलते थे, तो धारा, युग धारा याद रखिएगा। एक है सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली भी इन्हीं का है। पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पतराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इनकी रचनाएं हैं। आगे अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। अच्छा अगर लग रहा हो आपके फायदे के लिए वीडियो है, तो हमारे लिए कुछ अच्छा मोटिवेशन वाली बातें लिख दीजिएगा, और कुछ अच्छा, और वीडियो को तो लाइक जरूर करना है। हबीब तनवीर की रचना है, ये एकांकी है। ये कारतूस जो है क्या है दोस्तों? हबीब तनवीर की एकांकी। इनकी और भी है, आगरा बाजार। देखिए नेट का सिलेबस में पढ़ना है आगरा बाजार, नेट का सिलेबस में, ये BHU के सिलेबस में था आगरा बाजार, मैंने पढ़ा था इसको। और शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे ये भी इन्हीं का है। मिट्टी की गाड़ी, देखिए चरणदास चोर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, ये भी पढ़ना था। BHU ग्रेजुएशन के सिलेबस में शायद पढ़ना था, चरणदास चोर, ये सब हम पढ़े थे। पोंगा पंडित, टूटा हुआ फूल, जहरीली, देख रहे हैं नयन, हिरमा की अमर कहानी, ये सब इनका है कि इनका हबीब तनवीर का। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य माने गलत, तो ये पहला के गलत हो जाएगा, ये पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सगुन भक्ति धारक नहीं है, सगुन नहीं थे गुरु नानक, क्या थे? संत काव्य धारा के थे, तो ये सब चीजें इनका सही हो जाएगा। ठीक है, जपूजी सोहिला इनकी प्रमुख, पंजाबी के साथ हिंदी में कविताएं लिखते थे, सही बात है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, रसखान का रचना काल किस मुगल शासक के समकालीन था? तो ये जहांगीर के समकालीन था। किसका दोस्तों? ये जहांगीर, याद रखिएगा जहांगीर के समकालीन। रसखान का मूल नाम क्या था? पूछता है क्वेश्चन। सैयद इब्राहिम, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम। इनकी रचना क्या क्या? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लेवल देख रहे हैं, ये क्लास 9th 10th का क्वेश्चन है, और लेवल देखिए कहाँ पहुंचा है। दिनकर को साहित्य अकादमी किस पे मिला था? साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय कहाँ है? हाँ ये वाला, ये देखिए यहाँ भी बी में भी है, पर ये वाला गलत हो जाएगा, रेणुका पे नहीं मिला था। रेणुका 1935 में लिखा गया रचना इनका है। संस्कृति के 4 अध्याय और उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी मिला था। अब इसके लिए ट्रिक बता देते हैं आपको। संस्कृति, स से संस्कृति और स से साहित्य, तो आप माथे में सेट कर लीजिए दोस्तों। संस्कृति के 4 अध्याय कब लिखा गया था? 1956 में। कब लिखा गया था? 1956 में। और देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी मिला था। कब मिला था?
3 साल के बाद, 56 में रचना हुआ था, 1959 में 3 साल के बाद साहित्य अकादमी मिला। और उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था, 1972 में ज्ञानपीठ मिला था। कब मिला था दोस्तों, 1972 में ज्ञानपीठ मिला था। उर्वशी मैंने उर मैंने होता है हृदय, हृदय में क्या है, ज्ञान भरा हुआ। इस तरह से हम लोग, ऐसे तो माइंड में ज्ञान भरा होता है, पर माइंड में कुछ ट्रिक बना लीजिए, हृदय में ज्ञान है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कोई चीज को हम एकदम हृदय में समा लिए हैं, तो उसी तरह से समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं, इनका और कुछ रहना। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, रेणुका 35 में था, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में इनकी रचना है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था दोस्तों, तो ये किए थे अज्ञेय जी ने। किसने किया था, अज्ञेय जी ने। इस बात को आप माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, अज्ञेय ने किया था प्रयोगवाद, ठीक है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञेय के संपादक में तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में कितने कवि थे, 7 कवि थे, 4 तार सप्तक आया था। पहला कब आया था दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हम सब का भी बता देते हैं। 8 साल के अंतराल पे सब आया था। देखिए पहला आया 1943 में तार सप्तक, और 43 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 8 51, फिर 8 जोड़ दीजिए तो 51 8 59, समझ गए। और लास्ट वाला 20 साल के अंतराल पे आया था, तो 1959 में 20 जोड़िएगा तो 79 हो जाएगा, समझ गए। ये तार सप्तक चारों का बताया। चारों का संपादन कौन किया था, अज्ञेय ने किया था। किसने किया था दोस्तों, अज्ञेय ने। याद एकदम माइंड में सब सेट कर लीजिए आप। देखिए कितना डिटेल पढ़ाते हैं, फिर भी आप हमारे लिए कुछ मोटिवेशन नहीं लिखते हैं तो हमको कितना दुख लगेगा, आप खुद सोचिए। कुंवर नारायण उचित आत्मजयी है, इनकी एक रचना है कुंवर नारायण का, क्या है, प्रबंध काव्य है आत्मजयी। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आत्मजयी कब लिखा गया, 1965 में। कब, 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक प्रबंध काव्य है, कहा जाता है इसके बारे में प्रबंध काव्य। देखिए लिखा भी यहाँ पे, अन्य काव्य संग्रह इनका है कुंवर नारायण का, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ठीक है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा नेट के सिलेबस में भी पढ़ना है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ना, ये बंगाल के लेखक हैं, और इन्हीं के जीवन पे लिखा गया आवारा मसीहा। इसको लिखा किसने दोस्तों, ये हमारे आवारा मसीहा को लिखे हैं विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर ने। ये सब माइंड में आप सेट कर लीजिए, समझ गए। और कब की रचना है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा 1974 में लिखा गया था। कब दोस्तों, 1974 में। ये नेट का सिलेबस में भी पढ़ना है। कौन सी रचना अनामिका की नहीं है, अनामिका की रचना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, सब रचना है अनामिका की। अब आगे चलते हैं। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखिए सुदामा चरित की रचना है। सुदामा चरित को लिखे हैं किसने, नरोत्तम दास ने। इनकी रचना सुदामा चरित। ये एनसीईआरटी में भी रचना पढ़ना है दोस्तों, क्लास 8 में शायद पढ़ना है, समझ गए। ये एनसीईआरटी क्लास 8 में पढ़ना है हिंदी का। तो ये नरोत्तम दास की रचना है, तो इसका क्या होगा, नरोत्तम दास हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखिए चलते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कौन है, तो दोस्तों लहना सिंह है। लहना सिंह है इसमें, ठीक है। इसी में लहना सिंह है, बजीरा सिंह है, बोधा सिंह है। ये क्लास 12th में पढ़ना है, ये क्लास 12th में ये पढ़ना है दोस्तों, हिंदी में। उसने कहा था कहानी, ठीक है, नेट के सिलेबस में भी है। उसने कहा था, ये बिहार बोर्ड का 12th में है, लहना सिंह। ये लिखा कब गया था, उसने कहा था 1915 में दोस्तों, याद रखिएगा। किसने लिखा, गुलेरी जी ने लिखा है। कब लिखा, 1915 में। और इनकी और कुछ रचनाएं हैं, जैसे सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में। सब माइंड में आप सेट कर लीजिए दोस्तों। देखिए कांटा क्या हुआ, चुभ गया, चुभना से 14 बना देंगे, ठीक है। सुख हो रहा है, 11 में सुख हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ट्रिक बना लीजिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए मोहन राकेश इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। तो इंसान के खंडहर 1950 में, ये हो जाएगा एक। इंसान के खंडहर क्या होगा, खंडहर मान लीजिए, खंडहर गए 50 रुपया टिकट लगा। नालंदा खंडहर गए तो कितना रुपया टिकट लगा, 1950 रुपया, तो 1950 हो गया। ट्रिक बना लीजिए ना, 50 रुपया का टिकट लगा। नए बादल 1957 में, नए बादल 1957 में। जानवर और जानवर 2 गो जानवर मिल गया, दोनों कितना किलो का था, तो 29 किलो का था दोनों जानवर, तो 58 हो गया, 29 दूनी 58। ट्रिक सेट कर लीजिए, और क्या, ठीक है दोस्तों। और एक और जिंदगी 1961 में लिखा गया। फौलाद का आकाश 1966 में। ट्रिक कुछ बना लीजिएगा। देखिए एक और जिंदगी, एक से बन गया 1961, 61 है ना भाई, 61, ए से 1, ए से 61, तो एक और जिंदगी है मोहन राकेश का 1961 में। ट्रिक बनाइएगा, काम हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है, तो इनमें से सभी। स्पर्श संघर्षी वर्ण दोस्तों 4 होते हैं। देखिए यहाँ तो लिखा ही है 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन होते हैं 4 दोस्तों, तो हम लोग माइंड में यहाँ पे रख लेंगे।
कि कौन कौन होता है 4। तो देखिए यहीं पे तो दे ही दिया है 4 कौन कौन होता है। देखिए पहला है च, छ, ज और लास्ट में हो जाएगा झ, ये 4 नंबर पर हो जाएगा। ये देखिए ज के बाद क्या हो जाएगा झ, ठीक है। यही 4 होते हैं स्पर्श संघर्ष, याद रखिएगा इसको। अब चलिए आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं। देखिए इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे बताइए तो हमारा क्या हाल होगा। अनुतान है तो अनुतान है उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरिया में उतार चढ़ाव। आप ही लोग कहते हैं सर डिटेल पढ़ाइए, तो हम डिटेल पढ़ा रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बताइए हमारा मोटिवेशन डाउन होगा कि नहीं होगा। चलिए इनमें से कौन सा शुद्ध है, कह रहा है शुद्ध कौन सा होगा दोस्तों, तो ये आशीर्वाद, ये वाला सी वाला शुद्ध होगा। कहिएगा ये क्यों नहीं थी, सी के ऊपर ही र लगा दिया इसीलिए गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, सही कौन होगा ये वाला आशीर्वाद सी के। देखिए ये सब ध्यान दीजिएगा आप। पोअन, देखिए पो जोड़ अन, देखिए पो जोड़ अन क्या बनेगा पवन। ये कौन सा संधि, अयादी संधि है। क्या दोस्तों अयादी संधि। अयादी संधि का ट्रिक आप माइंड में हमारा रख लीजिए आप। अगर किसी शब्द के बीच में अय आवे, अय आए, क्या आ जाए अय आए या अब आब, अब या आब, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अब या आब। ये अगर आ गया तो समझ लीजिएगा अयादी संधि। देखिए अय से अयादी बन रहा है ना, ये देखिए अय, अय मिलाइए, अय से अयादी एक जैसा लग रहा है देखने में। अय अय और अब याद रखिएगा, अय और अब अगर रह जाए तो क्या हो जाए। देखिए पब, यहाँ पे पब में चेक कीजिए, अब लगा हुआ है ना, अब से बना देंगे। देखिए अब है ना पवन में अब, तो समझ गए। अ देखिए साइलेंट है यहाँ पे छिपा हुआ है, पर प में अभी तो होता है, तो ये अयादी संधि हो जाएगा। हमारा ट्रिक आपको काम आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऐसा शब्द जो आपने या साधारण अर्थ को, सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे। करा विशेष अर्थ, जो विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको योग रूढ़ कहते हैं। यही बहुब्रीहि समास भी होता है। बहुब्रीहि समास में भी योग रूढ़ का जब आप समास पढ़ेंगे तो योग रूढ़ का जो यहाँ पे जो योग रूढ़ है ना शब्द, देखिए कौन कौन शब्द होगा योग रूढ़। देखिएगा यहाँ पे हम लोग, देखिए रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं दोस्तों। रचना देखिए 3 अक्षर से मिलकर बनाए तो रचना या बनावट की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देखिए रूढ़ तो यहाँ दे दिया है, यौगिक दे दिया है। रूढ़ किसको कहेंगे, जिसका खंड सार्थक न हो, जैसे नाक, कान, इसको तोड़िए, नाक को ना और क अलग अलग कर दीजिए, देखिए कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका। तो जिसका खंड सार्थक न हो उसको रूढ़ बोलते हैं। जो 2 शब्दों के मेल से बनाता उसको यौगिक। यौगिक माने योग, योग माने आप समझ ही रहे हैं, योग माने 2 चीज को मिलाते हैं तो उसी को तो योग कहते हैं। तो जब 2 शब्द आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा यौगिक। जैसे देखिए पीलापन, पीला और पन 2 शब्द आपस में मिला तो पीलापन हो गया। आग बबूला 2 शब्द मिला। विद्या जोड़ालय अगर मिला देंगे विद्यालय तो क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे यौगिक शब्द। योग रूढ़ किसको कहेंगे, जिसका अर्थ को, जैसे कह देंगे पंकज, पंकज माने क्या होता है, जो पर्यायवाची शब्द जो होता है ना सब योग रूढ़ होता है। इतना ही आप माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। जैसे देखिए पंकज, राजीव, दशानन, लंबोदर, ये सब क्या है पर्यायवाची शब्द है। यही समझिए मेन सेम टू सेम यही बहुब्रीहि में भी काम आ जाता है योग रूढ़। इसलिए हम देखिए बहुत अच्छे समझा दिए दोस्तों आपको। बेगम शब्द क्या है, बेगम शब्द क्या है दोस्तों, तुर्की शब्द है बेगम। और तुर्की और क्या क्या, देखिए कैंची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंची, कालीन, देखिए ट्रिक बना ली, कैंची कालीन को काट रहे हैं कैंची से, क से कालीन, क से कैंची। कूली भी देखिए है, कुर्की भी देखिए है, ठीक है। चेचक, चमचा, तमगा, तोप, तोप देखिए तुर्की। उर्दू ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू कैसा शब्द है, तुर्की। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, याद रखिएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। मुगल, मुगल भी देखिए तुर्की का है। लास्ट, लफंगा, सुराग, ये सब याद रखिएगा। अरबी का कौन कौन दोस्तों, अदा, अजीब, अक्ल, कर्ज, किस्त, तारीख, तकिया, ये सब है किसका, अरबी का, याद रखिएगा। कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है, विकारी, विकारी माने जिसका रूप बदलता है। ब से विकारी, ब से बदलना, ठीक है दोस्तों। ब से विकारी, ब से बदलना, तो किसका किसका रूप बदलता है, संज्ञा। शुरू का जो 4 होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो शुरू का जो 4 होता है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो ये चारों विकारी होते हैं। अब क्रिया के बाद जो आता है, क्रिया विशेषण से लेकर के वहाँ विस्मयादि बोधक तक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संयोजक, ये सब जो होता है ना, विस्मयादि बोधक, ये सब होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा, ठीक है। विकारी शब्द, विकारी माने जिसका रूप, ये विकारी शब्द में ये 3 हो जाएगा। यहाँ कह रहा विकारी नहीं है तो नहीं में क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अब विकारी बस, विकारी बस बदलना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का रूप बदलता। कहिए कैसे सर, जैसे कुत्ता एक संज्ञा, तो कुत्ता का देखिए रूप बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, कुत्ता का कुत्ते हो जाएगा। कुत्ता का वचन, लिंग, कारक, ये सब के आधार पे जब रूप बदल जाता है, जैसे संज्ञा बताए ना, अभी घर है तो घर का हम अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। सर्वनाम जैसे वह का क्या हो जाएगा, बे,
तुम का तुम लोग, देखिए रूप बदल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बदलाव हो गया। संज्ञा सर्वनाम दोनों का विशेषण देखिए अच्छा, अच्छा एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो अच्छा का अच्छी देखिए रूप बदल दिए ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जिसका रूप बदल जाएगा वो हो जाएगा विकारी, ठीक है। अब एक बचा क्रिया, लास्ट में एक चौथा बचा क्रिया। तो क्रिया का भी देखिए रूप बदलता है, क्रिया का तो और 5 रूप होता है, V1 V2 V3 V4 V5 है, होता है ना, क्रिया का 5 रूप। तो देखिए क्रिया का भी रूप बदल गया, इसलिए ये 4 जो होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये जो 4 हैं, ये चारों क्या है दोस्तों, विकारी हैं। और इसके बाद जो क्रिया विशेषण है ये होता है अविकारी, अविकारी को ही अव्यय बोला जाता है। देखिए हम बहुत एकदम बढ़िया से बता दिए हैं आपको टाइम लेकर के। अब आगे चलते हैं। देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, करा देश में आज भी कई गांधी, एक गांधी की बात नहीं करा, जब कई गांधी का जब बात होने लगे तो यहाँ पे गांधी जी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कई गांधी का मतलब जातिवाचक। अगर सिर्फ गांधी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। समझ गए, ध्यान दीजिएगा ये सब बात। देखिए वाक्य में गांधी जातिवाचक, और सिर्फ अगर गांधी का गांधी जी महान आदमी है, तो यहाँ पे गांधी जी महान आदमी तो एक व्यक्ति के लिए कहा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ करा कई गांधी जी मिल जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा, देखिए अब यहाँ पे, अब ये सब हम क्या ही बताएंगे आपको। अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अनुग्राहिका। क्या होगा दोस्तों, अनुग्राहिका, याद रखिएगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से, तो यहाँ पे से क्या है, अपादान कारक, बहुत बार बता चुके हैं। हमारा ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टेट का, हमारे प्लेलिस्ट पे बना हुआ है सारा, एक जगह आपको पूरा स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिए दोस्तों, उसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टेट का, पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी का सब डाला हुआ है। अगर आप कहेंगे तो हम टीचिंग वाला भी पढ़ाना चालू कर देंगे आपको, जो टीचिंग होता है 50 नंबर का। अपादान हो जाएगा, अपादान माने दान हो रहा है, दान माने अलग, अ से अपादान, अ से अलग, याद रखिएगा, अ से अपादान, अ से अलग। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है ना, ये माइंड में ट्रिक सेट कर लीजिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8 है। संस्कृत में कारक के 7 भेद होता है, स से संस्कृत और स से 7। तो संस्कृत में कारक के 7 भेद होते हैं, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, याद रख लीजिए। तर्पण शब्द के लिए विशेषण क्या होगा, तो सब होगा, ये होगा यहाँ पे तर्पित होगा, ये प नहीं, यहाँ पे त होना चाहिए, तर्पित, ठीक है दोस्तों। तो ये सब होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भाववाचक के लिए कौन, भाववाच्य के लिए कौन सा विकल्प असत है, असत माने गलत है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाव के अनुसार क्रिया होता है भाववाचक में। देखिए वाच 3 बच्चे होते हैं, वाच्य के कितने बच्चे दोस्तों, 3 बच्चे। और 3 बच्चे कैसे कैसे हम लोग माथे में रखेंगे, तो देखिए बाच 3 अक्षर से मिलके बनाए तो 3 होगा। कौन कौन, कर्तरीवाच, कर्मवाच और भाववाच, ठीक है दोस्तों। कौन कौन हो जाएगा, कर्तरीवाच, कर्मवाच और भाववाच। एकदम माइंड में सब बात को आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो वाच में क्या होता है ना, कर्म नहीं होता है, ठीक है भाई, कर्म नहीं होता है, ठीक है। भाववाच में अकर्मक क्रिया होती है, हाँ अकर्मक, अकर्मक माने जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही है। भाव के अनुसार क्रिया होता है, ठीक है, भाव के अनुसार क्रिया होता है, ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, जिसका मैंने ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। निपात अव्यय है, तो निपात अव्यय कौन है, यहाँ पे ही भी हो जाएगा, जी भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे निपात ही भी होगा, जी भी होगा। तो निपात कहते किसको हैं दोस्तों, जिसके द्वारा बल लगा के कुछ बोला जाता है वाक्य में, उसको क्या कहते हैं, निपात बोला जाता है, ठीक है। निपात कुछ कुछ होते हैं, उसको हम लोग देखिए अभी तुरंत देख लेंगे। जैसे देखिए, यह काम तुमको ही करना है, यह काम तुमको ही करना है, जब ही लग गया दोस्तों तो क्या हो गया, यहाँ पे एकदम बल दिया जा रहा है कि तोरे करना पड़ेगा, तुमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, निपात हो जाएगा। चलिए अब हम निपात का भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं आपके सामने। देखिए निपात 9 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 10 भी दिया रहता है, कोई घबराना नहीं। देखिए क्या क्या, जैसे हाँ, जी, हाँ, नहीं, मत, क्या, न, क्या, काश, केवल, इस तरह का जब रहे, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, तो, तर्क, देखिए ये सब क्या है, ये सब निपात का ही उदाहरण है। अभी से उपसर्ग बना है, अभी से कौन सा उपसर्ग बना है दोस्तों, प्रयुक्त में से सभी। अभी से अभी जोड़ आगत, अभी जोड़ उदय, अभिमान, सब बना है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। उपसर्ग किसी शब्द के आगे में लगता है, प से प्रत्यय, प से पीछे, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, याद रखना आपको। स्मरणीय में क्रमशः धातु और प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, स्मरणीय में अस्प्रिय और अनीय हो जाएगा, अस्मरी, अस्मरी, अस्मरी और अनीय। अस्मरी क्या हो जाएगा, धातु और प्रत्यय, प्रत्यय बताया ना, प से प्रत्यय, प से पीछे, तो देखिए अनीय क्या लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये सब आप, ये सब पूछ देता आपके एग्जाम में, पूछा ये प्रीवियस ईयर ही तो है, अब पूछ सकता आगे भी। बेरहम, बेरहम, देखिए आगे में बे क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे किसी के शब्द के आगे में उपसर्ग लगा देंगे तो अब यही भाव लगा देंगे, ठीक है। अब यही भाव में पूर्व पद की प्रधानता, पूर्व पद में पहला पद की प्रधानता होता है, याद रखिएगा ये सब।
जैसे बेरहम, यथाक्रम, प्रतिदिन, रातों रात, दिनों दिन, समझ गए, आजीवन, इस तरह का जब कोई शब्द आ जाए तो अब यही भाव हो जाएगा, याद रखिएगा। बल, वल मने होता है ताकत, और ये वल मने क्या होता है, तो वल मने होता है मेघ, याद रखिएगा। बल का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, मेघ। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, एक जैसा देखने में लग रहा है पर अर्थ अलग अलग है। बाक शुद्ध है, यहाँ पे आ गए हम लोग, देखिए बाक शुद्ध है। कौन सा बाक शुद्ध है दोस्तों, केवल उसके पास 2 रुपये हैं। प्राण निकल गया नहीं, प्राण है बहुवचन, तो प्राण निकल गए, इसीलिए गलत है। आप लोगों ने कहा था कि शुद्ध बाक अशुद्ध बाक पे सर थोड़ा सा हमको डिस्क्राइब करके समझाइएगा, वही देखिए समझा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्राण क्या है, बहुवचन है, तो प्राण निकल गए होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ कर दिया गया, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में अनेकों, अनेक नहीं, हमेशा अनेक होता है, यहाँ अनेकों लिख दिया है। जब अनेक का अर्थ अनेक हो ही गया तो फिर अनेकों लिखने का क्या जरूरत है, तो अनेक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अनेकों लिख के गलत कर दिया। उसने मोती का एक हार खरीदा, नहीं भाई, मोती का नहीं, मोतियों का। एक मोती से हार थोड़ी बनता है, मोतियों से बनता है, ढेर सारा मोती होता है उसमें, समझ गए। हार भले एक बनता है, यही अगर कह दे उसने फूल का एक माला खरीदा, तो फूल का, एक फूल का माला बनेगा कभी भी, आप खुद सोचिए, फूलों का माला होगा, क्या होगा, फूलों का माला। माला एक हो सकता है पर वो एक फूल से नहीं बनता, अनेकों फूल, तो इसलिए अनेक बनाने के लिए बहुवचन यहाँ लिखना होगा, मोतियों या फूलों, समझ गए ना। हम देखिए अच्छा सब समझा रहे हैं, आप ही लोग का डिमांड था तो हम समझा रहे हैं। रोटियां तोड़ना, रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो रोटियां तोड़ना माने, रोटियां तोड़ना मुहावरा, बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। रोटियां तोड़ना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बिना मेहनत किए एकदम पड़े पड़े खाना है, सुतना है, खाना है, सुतना है, इसको क्या कहा जाता है, रोटी तोड़ना। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियम्बदा कहते हैं। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिय भाषी नहीं होगा, प्रियम्बदा हो जाएगा। देखिए किसी किसका नाम भी होता है प्रियम्बदा, प्रियम्बदा हो जाए तो बदा मैंने बोलना, प्रिय, प्रिय बोलने वाले को प्रियम्बदा, ठीक है। अब मीठा बोलने वाला या मधुर बोलने को मृदुभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी, सब याद रखिएगा। कौन शब्दालंकार नहीं है दोस्तों, तो ये उपमा हो जाएगा, उपमा शब्दालंकार नहीं है। और देखिए कौन कौन है, जैसे देखिए अनुप्रास, शब्दालंकार में कौन कौन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप। अनुप्रास हो जाएगा, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, ये सब शब्दालंकार हैं। क्या है दोस्तों, ये शब्दालंकार हैं, याद रखिएगा। ये 4 होते हैं शब्दालंकार मुख्य रूप से, ठीक है। अब देखिए अर्थालंकार का उदाहरण यहीं पे देख लीजिए, उपमा, रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, संदेह, सब अर्थालंकार है। मुदीत महीपति मंदिर आए, सचिव सुमंत बुलाए, देखिए कह रहा है कौन सा अलंकार है, तो अलंकार के लिए क्या है, देखिए म बार बार रिपीट हो रहा है, म, तो जब एक वर्ण बार बार रिपीट होने लगे तो अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन छंद का अंग है, छंद का अंग तो भाव भी होगा, यति भी हो जाएगा, यन भी हो जाएगा। चलिए तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। यन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गण होना चाहिए, गण, ठीक है, गण होना चाहिए था यहाँ पे, गण। अब चलिए आगे चलते हैं। साहित्य कोश के अनुसार, हाँ चलिए अब आगे समझते हैं दोस्तों। हरिगीत का छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, तो हरिगीत का, याद रखिएगा हरिगीत का क्या होता है, 28, ये सब तीनों सही है, ये सब तीनों सही है, एक गलत है, ठीक है, ये डी वाला विकल्प असत्य है, कर असत्य मने गलत, ठीक है दोस्तों। तो दोहा रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बन जाता है, दोहा रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बन जाता है, हरिगीत का छंद के, ये कथन गलत है, असत्य कथन है, ठीक है। और जबकि दोहा और रोला से क्या बनता है, कुंडलियां बनता है, क्या बनता है दोहा और रोला से, दोहा रोला से, हरिगीत का नहीं, दोहा रोला से क्या बनता है दोस्तों, कुंडलियां, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हरिगीत का में आपसे पूछ सकता है कितनी मात्रा होती है, 28 मात्रा। कैसा छंद है, तो सम मात्रिक छंद है, 16 बार, देखिए 16 बार दोनों, देखिए सम है ना, सम डिजिट है ना, सम, तो 16 12 क्या हो जाएगा, सम है तो सम छंद हो जाएगा, सम मात्रिक हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। और दोहा रोला जब मिल जाएगा तो कुंडलियां, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा करके हम लोग चलते हैं। स्पीड बढ़ाने में क्या होता है, व्याख्या नहीं कर पाता हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड कर देंगे तो व्याख्या नहीं होगा, आप लोग को फिर लॉस हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने, यहाँ देखिए कुछ आ गया, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, हिंदी पेडागोजी आ गया। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, क्या होती है, जन्मजात होती है दोस्तों, ठीक है। देखिए हिंदी पेडागोजी है, समझ गए, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बोला कौन इसको, जनक चौमस्की ने इस बात को बोला, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है।
ठीक है। अब बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया, जब सामाजिक अंतःक्रिया का बात हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की बोलते हैं ये बात को, समझ गए। क्रिया से भाषा सीखते हैं, सही बात है। बच्चा भाषा कहाँ सीखता है, समाज में ही तो सीखता है। जैसे अपने गांव में ही तो छोटा बच्चा मम्मी पापा गांव में जो दोस्तों के साथ भाषा सीखता है शुरू का, तो वही सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है भाषा। कौन बोलते हैं, वाइगोत्स्की, ठीक है, अच्छी बात है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है, ये गलत है, ठीक है। ये कह रहा सिर्फ विद्यालय में, ये बात क्या है, गलत है, ये कह रहा असत्य है, ठीक है, तो असत्य हो जाएगा। तो भाई सिर्फ विद्यालय में थोड़ी सीखता है बच्चा, तो भाषा थोड़ा बहुत अच्छा से पहले ही सीख लेता है घर में ही। वो अब भाषा परिवेश से सीखी जाती है, देखिए बात सही है। बहुभाषिक, अच्छा इसको हम डिटेल कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको काम आएगा। देखिए हम जो बीएड किए थे पूरे अच्छे से पढ़ करके किए थे, हमारा जो सीटेट था, सीटेट में हमारा 106 नंबर था, समझे। और हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं, हम बीएड सरकारी कॉलेज से किए थे, बढ़िया से एकदम पढ़ करके, समझ गए। अब बहुत कम पैसा में हमारा बीएड हो गया था, यूपी बीएड हमारा हुआ था, मात्र 5,000 हमको बीएड करने में लगा था, समझ गए। और 2 साल में 10,000 लगा था। बहुभाषिक, अच्छा इसलिए हमको ये सब का भी पूरा अच्छा से ज्ञान है, हम आपको ये भी पढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें पढ़ना तो, इसलिए कमेंट कीजिएगा तो हम आर्ट ऑफ टीचिंग पेडागोजी हिंदी का भी पढ़ा सकते हैं, कोई समस्या हमको नहीं होगा अगर आप तैयार होंगे तो। हाँ, बहुभाषिक, अच्छा भाषा सीखने सिखाने में सहायक होती है, हाँ सही बात है। बहुभाषिक मैंने ढेर सारा भाषा अगर यूज होता है तो अच्छी बात है। प्रिंट समृद्धि परिवेश, प्रिंट समृद्धि मैंने जो दीवार उवाल पे जो कुछ लिखा रहता है ना, देखिए चित्र उत्र बनाया रहता है, दीवार पे कुछ कुछ कोटेशन लिखा रहता है, तो ये सबसे परिवेश से भाषा सीखने में सहायक होती है, भी सही बात है। सही में ये सब बच्चा देख देख करके भी सीखता है। ये प्रिंट समृद्धि परिवेश, एक किताबों में भी जो चित्र उत्र के माध्यम से बच्चा सीखता है, सब एक ही बात है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होती है, बच्चों के पाठ संबंधी समझ की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है दोस्तों, पाठ संबंधी, अगर बच्चा पाठ पढ़ा, बच्चों से प्रश्न बनवा रहा, अगर पाठ पढ़ा दिए बच्चों से ही प्रश्न बनवाइए, ये जी डिस्कशन लगवा दीजिए उसका कि तुम एक दूसरे से बातचीत करो, जो तुम पढ़े हो इससे अगले विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछो, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन कोई बनाएगा, इसका मतलब क्या, उसका पाठ पे पकड़ है, पाठ को अच्छे से समझा है तभी तो क्वेश्चन कोई बना पाएगा, बात समझ गए ना। तो देखिए ये हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक कक्षाओं में 1 to 5 में या 6 to 8 भी इसको मान सकते हैं। तो क्या होगा, बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली, बहुभाषिकता मैंने वहां पे और भी भाषा आना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ कह रहा है व्याकरण की शुद्धता पर सर्वाधिक बल दें, तो व्याकरण की शुद्धता पर आप ज्यादा बल दे देंगे तो फिर हो पाएगा। बच्चा थोड़ी शुद्धता पे उतना ध्यान देता है, नहीं, शुद्धता का काम 6 से ऊपर होता है, 6 से लेकर के 12 तक बच्चे आराम से धीरे धीरे सीखते रहते हैं शुद्धता, पर 1 to 5 में शुद्धता पे ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना, व्याकरण व्याकरण पे। सिर्फ मानक भाषा में संवाद करने वाले, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शिक्षक वक्ता और बच्चे श्रोता, ये भी गलत है। शिक्षक को कभी भी, ये तो लेक्चरर मेथड हो गया, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा खाली भाषण देगा शिक्षक, बच्चा सुनेगा, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या, उच्च प्राथमिक, ये उच्च प्राथमिक कहते हैं 6 to 8 को, 6 to 8 को कहते हैं उच्च प्राथमिक, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है इसमें शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आप ही बताइए। शब्दकोश देखने और समझाने कुशलता, पहला द्रुत पाठन, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी समझी गई भाषा को सृजनशील प्रयोग विभिन्न साहित्यिक विधाओं से, तो ये होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी समझी गई भाषा को सृजनशील प्रयोग करना है। सृजनशील माने कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बच्चा अपना भी रचना कर सके, उस पर अपना विचार प्रकट कर सके, उसी को कहा जाता है सृजनशील प्रयोग करना। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बच्चा जो उस पाठ को समझा, उसको पढ़ा लिखा सुना देखा, उस पर जो समझा, समझ की गई भाषा का सृजनशील प्रयोग। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ भी आंसर सी दिया हुआ है ना। अब थोड़ा देखिए, बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ क्या है, तो ये सी होगा, बच्चों की अस्मिता को नकारना। अस्मिता माने उसका जो बेस है, आधार जो है, उसी को आप खत्म कर दीजिएगा। इसलिए बच्चों की भाषा को नकारना नहीं है, निगेटिव रूप में नहीं लेना है। बच्चा जो बोलता है उसको अच्छे सुनिए, उसको भी समझाइए। बच्चों को मानक भाषा सीखने का अधिकार, ये अब ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, फिर क्वेश्चन बहुत लेट हो जाता है। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है दोस्तों, तो ये होगा वर्णों एवं शब्दों का, ये कह रहा असत कथन है, माने पढ़ना क्या, उसके बारे में गलत कौन सा है, तो गलत पहला ही हो जाएगा। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना, ये सिर्फ थोड़ी ये पढ़ना था, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होगा। समझ गए दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाता है। हाँ, विकल्पों में कौन सा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है, तो ये सी हो। प्रयोग की जाने वाली भाषा की बारीकियों पर चर्चा के सीमित अवसर हो,
करा सिखाने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है, ये ध्यान देना, सहायक नहीं है तो ये वाला हो जाएगा, बाकी ये 3 जो है ना सहायक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लीजिएगा आप। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा विकास का अवसर प्रदान करना, अलग अलग अर्थों में भाषा विकास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो सबके लिए मतलब एक अलग क्लास ला देंगे, जो हिंदी का पेडागोजी और टीचिंग जो 50 नंबर का आपका आता है, वहां पे ये सब हम बताएंगे। अभी ज्यादा डिटेल करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है? संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का परिचायक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी दिया है ना, एक से अधिक भाषा में संज्ञानात्मक, ऑप्शन ए सही होगा, जो हम बताए थे वही सही है। बहुभाषिकता क्या हो जाएगा? बी, कमजोरी नहीं ताकत है। बहुभाषिकता माने कोई बच्चा 2-4 भाषा सीखा है, 2 भाषा 3 भाषा, तो बच्चा ज्यादा तेज होता है, इसलिए कमजोरी नहीं, वो ताकत है। समझ गए? भाषा सीखना चाहिए हम लोग को, ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखना चाहिए, उससे और ज्यादा बेनिफिट होता है, दिमाग का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। मोहन आशा को आशा और घोड़ा को घोड़ा, देखिए आशा को आशा और घोड़ा को घोड़ा बोलता है, तो ये क्या है? वो ये क्या है? ये होगा मातृभाषा का व्याघात, मतलब बचपन से उसको इस बात को अच्छे से सिखाया नहीं है, इसलिए व्याघात माने चोट, परेशानी। ये क्या है? मातृभाषा में ही उसको अच्छे से नहीं सिखाया गया था बचपन, इसीलिए आज बच्चा को क्या कर रहा है? आशा बोल रहा है। ठीक है, और घोड़ा को घोड़ा बोल रहा है। ये अगर बचपन में उसको मातृभाषा में अगर अच्छे सिखा दिया जाता तो ये परेशानी नहीं आती। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर तो सब जानता है भाई, मातृभाषा होना चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को दिया गया है, न्यू, समझ गए? रांगे राघव, ये मातृभाषा कोई भी हो सकता है। अब इंग्लैंड का बच्चा है तो मातृभाषा उसका इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में सीखेगा। अब तमिल का बच्चा है कोई तो उसका क्या होगा? तेलुगु होगा, तो भाई तेलुगु में उसको सिखाइए। समझ गए? आंध्र प्रदेश का तेलुगु होता है, तमिल का तो तमिल ही होता है, तमिलनाडु का। समझ गया? वो अब उड़िया, अगर कोई उड़ीसा का बच्चा है तो उड़िया उसका होगा मातृभाषा। ठीक है, कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? भाई रंगे नहीं है कह रहा है, तो नहीं है तो ये अनाम दास हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इनका कौन कौन रचना है? घरौंदा, राई और पर्वत, यशोधरा जीत गई, मुर्दों का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है दोस्तों, इसको याद करिएगा। कब तक पुकारूं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, मुर्दों का टीला, कब तक पुकार, दोनों रांगे राघव का इंपॉर्टेंट है। यशोधरा जीत गई, राई और पर्वत, घरौंदा, ये सब रांगे राघव का। फणीश्वर नाथ रेणु हमारे बिहार के कवि, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाई थी, मारे गए गुलफाम नाम से। ठीक है, किस नाम से कसम बनाई? तीसरी, ये इनका कहानी था, फणीश्वर नाथ रेणु का ये कहानी था, इस पे फिल्म बनी थी तीसरी कसम, बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखिएगा जाकर के, मजा आएगा आपको। ठीक है, इनका और क्या क्या रचना है? महिला आंचल 1954 में लिखा गया था, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, रेणु, क्या उपन्यास है सब। मनु भंडारी किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी? मनु भंडारी की कहानी है एक, उस पे किस कहानी पे? यही सच है, उस पे कौन सा फिल्म बना था? फिल्म रजनीगंधा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मनु भंडारी बहुत ही अच्छी लेखिका है, मतलब इंपॉर्टेंट लेखिका है। इनका और क्या है? यह सच है, यही सच है होना चाहिए, यही सच है, पर फिल्म रजनीगंधा बनी। और इनका और क्या क्या? सयानी बुआ, रजनी, मुक्ति, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार के कहानी पर है? माया दर्पण एक फिल्म है, किस साहित्यकार के कहानी पर आधारित है? निर्मल वर्मा पर। ठीक है, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की और कुछ रचना है? जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां, परिंदे हैं। इनका जनेन्द्र का कुछ कहानी संग्रह है, फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि। किस उपन्यास की पृष्ठ भारत पाकिस्तान त्रासदी की विभाजन की त्रासदी नहीं है? किस उपन्यास के बारे में कह रहा? तो सब है भाई, क्या है? सब हो जाएगा, चारों हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दे दिया है, मैंने चारों इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, झूठा सच कब लिखा गया था? इसका 2 भाग आया था, 1958 में और 60 में, 58 और 60 में। तमस शायद आया था, अब देखिए दिमाग से निकल गया, अभी हमने बताएंगे तो पैसे में। हाँ, पूर्वी हिंदी कौन सी बोली शामिल है? पूर्वी हिंदी में कौन सा शामिल नहीं है कह रहा है, ये बुंदेली हो जाएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसको ट्रिक क्या बनाएंगे? अब छती, अ से अवधि, ब से बघेली और छ से छती, अब छती हो गया। तो अ से ये आप ट्रिक बना लीजिए अपने हिसाब से। अब बुंदेली क्या है? ब्रज, बुंदेली, कनौजी, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, ये सब क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली है। बाल पत्रिका नहीं है, बाल पत्रिका सखी नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको।
सखी क्या, एक कन्नड़ पाक्षिक महिला हित। हाँ, समकालीन, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन कौन करता है? तो ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत टाइम आज लग रहा है। अर्धमागधी प्राकृत के बारे में कौन सा विकल्प असत है? असत माने गलत। ये कर्पूर मंजरी का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। हाँ, अर्धमागधी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियां अर्धमागधी में है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। प्रहलाद चरित के नाटक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कौन है दोस्तों? इनका और रचना क्या है? रानधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संबरण, संयोगिता, स्वयंवरण, इनके अन्य नाटक हैं। ठीक है, याद रखिए। बालकृष्ण भट्ट के नाटक नल दमयंती, स्वयंवर, भृणला, नई रोशनी का बीच, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन। चलिए अब आगे चलते हैं। हाइकू के बारे में कौन सा विकल्प सत्य है? हाइकू के बारे में तो ये डी हो जाएगा। ये सब सत्य है। ठीक है, हाइकू में 3 पंक्तियां लिखी जाती है, मूल रूप से जापानी कविता है। इसमें 17 वर्ण होते हैं, सब इम्पोर्टेंट सब धर्मवीर भारती अनुदित कविता प्रेम के कवि हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? रेनर मारिया मिलके। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेनर मारिया मिलके हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब अच्छे से पढ़िए। धर्मवीर भारती ज्ञान रचना है ठंडा लोहा, अंधा युग, कन्नू प्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी है तो एक घूट। एक घूट कब लिखा गया था? 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में। ठीक है, ये घूट किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का। तो याद रखिएगा दोस्तों। कल्याणी परिणय 1912 में लिखा गया। कल्याणी परिणय 1912, सज्जन 1910, ये सब पूछा जाता है। सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। करुणालय भी शायद 12 में आया था। राजश्री 15 में। राजश्री 15 में। विशाख 21 में। अजात शत्रु 22 में। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये 26 में। कब होगा? 26 में। इसको ट्रिक याद लीजिए, 3 अक्षर से मिलकर बना ना, 3 शब्दों से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 मने 26। ठीक है, अब देखिए स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 31 में, ध्रुव सामनी 33 में। ये सब माइंड में याद कर लीजिए। चार बेचारे पांडे विचर शर्मा उग्र का एकांकी है। ठीक है, किसका? चार बेचारे उग्र का है। और गिरती दीवारें किसका है? तो उपेंद्रनाथ अस्क का है। याद कर लीजिएगा ये सब। कौन सी रेखा चित्र नहीं है? कह रहा है दोस्तों, रेखा चित्र नहीं है तो ये नहीं है, जिंदगी मुस्काई नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है नहीं है रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र होगा 1941 में लिखा गया था। माटी की मूर्ति भी होगा। राम ब्रिज बेनीपुरी का माटी की मूर्ति। बोलती प्रतिमा है श्री राम शर्मा का। किसका है? श्री राम शर्मा आचार्य का। देखिए माटी की मूर्ति 1946 में, राम ब्रिज बेनीपुरी। पैरों में पंख बांध कर, गोरी नजरों में हम। ठीक है, और आखिरी चट्टान तक, ये सब साहित्यिक रचना का संबंध किस विधा से है? तो यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। अब देखिए पैरों में पंख बांध कर किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान। मोहन राकेश का क्या है? आखिरी चट्टान है। चलिए, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर साहित्यिक रचना है, ये आत्मकथा एक प्रकार का। और देखिए एक इनका नीड़ का निर्माण फिर किसका है? ये नीड़ का निर्माण फिर किसका है? 1970 का रचना है ये, 1970 का। ये हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का आप याद रखिएगा दोस्तों, 4 आत्मकथा उन्होंने लिखा था। पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कब आया था? 1969 में। फिर देखिए नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। देखिए 1 साल के तुरंत बाद आया। 4 भाग में, 4 अलग अलग पाठ में है इनका। बसेरे से दूर एक था 77 में। क्या था दोस्तों? 77 में, 1977 याद कर लीजिए। और 10 द्वार से सोपान क्या है? 1985। 1985 याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हम बता दिए। अरुण कमल की रचना है। अरुण कमल की, हाँ अरुण कमल की रचना का कथोपकथन है, तो ये साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रनों की बेटियां के रचनाकार कौन है? तो ये आलोक धनमा है। ठीक है दोस्तों, आलोक धनमा। व्यंग रचना है, बताइए। अंगद का पांव क्या एक प्रकार का व्यंग रचना है, याद रखिएगा ये सब। किसका है भाई अंगद का पांव? श्रीलाल शुक्ल का है। किसका? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल बहुत ही ये व्यंगकार हैं। श्रीलाल शुक्ल और हरिशंकर प्रसाद दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका सब कुछ याद कर लीजिए। सुनी घाटी का सूरज, राग दरबारी इनकी रचना है। सीमाएं टूटती है, पहला पड़ाव विश्रामपुर का। देखिए राग दरबारी जो है ना, ये राग दरबारी 1968 में लिखा गया था दोस्तों, 1968 में। 1 साल के बाद 1969 में राग दरबारी के लिए क्या मिला था? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ जीवन में कुछ हवा में, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली, ये सब इनकी रचनाएं हैं, व्यंग रचना है। चलिए अब आगे चलते हैं। 83 तो हो गया दोस्तों, अब 84 में चलेंगे। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किसके? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था।
कह रहा है सर, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, 18 वर्षों तक संपादन कर हिंदी पत्रकारिता में एक महान कीर्तिमान स्थापित किया। मेरी 51 कविता, ये किसका हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, इसका लोकार्पण 1995 को नई दिल्ली में सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन की उपस्थिति में हुई थी। ठीक है, कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं थे? कह रहा है दोस्तों, नहीं थे, तो ये तुलसीदास नहीं थे। समझ गए? अष्टछाप में 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि। 1965 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। किसने किया था? विठलनाथ ने। इसमें 4 शिष्य विठलनाथ के हैं और 4 इनके पिताजी हैं बल्लभाचार्य, उनके हैं 4। ठीक है, तो बल्लभाचार्य, देखिए बल्लभाचार्य में 4 है, इसका मैंने बल्लभाचार्य के 4 चेला है। बल्लभाचार्य का 4 कौन है? कुश पर कृष्ण, कुश पर कृष्ण, याद कर लीजिएगा दोस्तों ट्रिक हमारा। कुश पर कृष्ण, देखिए ये शुरू का जो 4 है ना, ये 4, देखिए ये जो शुरू का आपको 4 दिख रहे हैं, ये 4 क्या है? ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये चारों क्या है? बल्लभाचार्य के चेला है। इनका ट्रिक क्या होगा? कुश, कुश से कुंभनदास, सु से कुश पर कृष्ण। देखिए कुश पर कृष्ण है ना, देखिए ट्रिक बना लीजिए, कु अस, कुश पर कृष्ण, तो कुश से कुंभनदास, सु से सूरदास, कुश स से सूरदास, प से पर से परमानंद दास कृष्ण। ये चारों किनका चेला है? बल्लभाचार्य का। बाद के जो है ना 4, ये 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये चारों किसका चेला? विठलनाथ का। तो गोछी चतुर्नंद, इसको ट्रिक बना लीजिए, गोछी चतुर्नंद। ठीक है दोस्तों, बादशाह और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। किसका कथन है? तो किसका कथन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। ये किनके बारे में है? तो ये सूरदास के बारे में है। ठीक है, हंस प्रकाशन की स्थापना की गई, कब की गई? हंस प्रकाशन की स्थापना कब की गई? ये प्रेमचंद के द्वारा की गई है, स्थापना की गई है। कब? 1930 में, याद रखिएगा इस बात को। ये मासिक पत्रिका थी। कौन साहित्यिक पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं रहे? तो आलोचना के संपादक कौन नहीं रहे? तो केदारनाथ अग्रवाल नहीं रहे। अब बाकी ये 3 थे, नामवर सिंह, अरुण कमल और शिवदान चौहान, तीनों आलोचना पत्र के संपादक थे। समझ गए ना? अब आगे चलते हैं दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है कुछ कुछ, वो देख लेते हैं हम लोग। युग की गंगा, बोले अबोल अबोल, बसंत में प्रसन्न, नींद के बादल, अपूर्वा, पंख और पतवार, आग का आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जमुन जल तुम, गुल मेहंदी, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, मनु श्रद्धा और ईड़ा, मनु श्रद्धा और ईड़ा प्रसाद जी किस कृति के पात्र हैं? कामायनी के। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं दोस्तों? 15। और 1936 में लिखा गया है। और स्टार्ट कौन सा सर्ग से होता है? चिंता से, लास्ट आनंद से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये महाकाव्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल है। उत्तर मध्यकाल किसको कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल, उत्तर माने बाद का, तो बाद का मध्य ये रीति काल को कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और वीर गाथा काल किसको कहा जाता है? आदि काल। वीर गाथा कौन बोला था? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद काल कहा जाता है, ये भी शुक्ल ने ही बोला था। कौन सा उपन्यास तिलस्मी अय्यारी से संबंधित है? तिलस्मी अय्यारी से चंद्रकांता, याद रखिएगा दोस्तों। तिलस्मी अय्यारी संबंधित क्या हो जाएगा? चंद्रकांता, याद रखिएगा। यहाँ पे तिलस्मी, यहीं पे पूछेगा कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। ये बहुत ज़्यादा काम किए थे, ये ऐसा ऐसा उपन्यास लिखे थे कि इन्हीं की वजह से इनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हिंदी सीख गए थे लोग। बहुत सारा लोग हिंदी सीखते थे इनकी कहानियों उपन्यासों को पढ़ने के लिए। इतना मज़ा लगता था ना कि क्या कहें। परीक्षा गुरु सारा लाला श्री निवास दास का है। श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। गुप्तचर है गोपाल राम गहमरी का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जासूसी अगर बोले ना, जासूसी तरह के रचना कौन ज़्यादा करता है? देखो उसी के प्रवर्तक भी है जासूसी के, कौन है? गोपाल राम गहमरी। गुप्तचर है इसका रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो किस युग के हैं दोस्तों? तो द्विवेदी युग के, याद रखिएगा। हरिऔध जी किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। इनकी रचना क्या है? प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली हिंदी में का ये रचना है इनका। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। पारिजात, फिर वैदेही, क्या होगा? पारिजात होगा इनका। वैदेही वनवास भी होगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो बैद्यनाथ मिश्र। क्या होगा? बैद्यनाथ मिश्र, याद रखिएगा। मैथिली में ये यात्री उपनाम से लिखते थे कविता को। ठीक है, संस्कृत और मैथिली दोनों में ये यात्री नाम से। इनका वास्तविक नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र। इनकी और क्या क्या रचना? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और पुरानी जूतियों का कोरस। गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या है बताइए? कहाँ से थे मुक्तिबोध? बताइए भाई। ग्वालियर से थे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। इनका जन्म कब हुआ था? 1917 में। और श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 95 के बाद हम लोग चलते हैं हम 96 में।
मुक्तिबोध की कुछ रचना जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक की डायरी, काठ का सपना, विपात्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी, एक पुनर्विचार, सब मुक्तिबोध का। प्रबंध काव्य नहीं है तो ये परिमल, परिमल देखिए प्रबंध काव्य नहीं है दोस्तों, ये परिमल किसकी रचना है, तो परिमल इनका निराला जी का रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए निराला की अन्य कृतियां क्या क्या, अनामिका है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता, अनीमा, बेला, अनीमा और बेला अलग अलग है, अनीमा, बेला, नए पत्ते, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, पंचवटी प्रसंग, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब हम बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। विष्णु प्रिया, मैथिली शरण गुप्त का, कनु प्रिया, विष्णु प्रिया किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त का। कन्नु प्रिया किसका, धर्मवीर भारती का, ठीक है। और आत्मजयी कुंवर नारायण का, आत्मजयी 1965 में लिखा गया दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, बताइए दोस्तों यहाँ पे, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, ये केदारनाथ अग्रवाल का है, ठीक है, याद रखिएगा। केदारनाथ अग्रवाल की और रचना क्या क्या, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जालियांवाला बाग। चांद का कुर्ता कविता के कवि कौन है, चांद का कुर्ता दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की प्रमुख रचनाएं क्या, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू। नामरंग नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। गीतों के राजकुमार उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो गोपाल सिंह नेपाली कहा जाता है गीतों के। और गीत ऋषि किसको कहा जाता है, गीत ऋषि गोपाल दास नीरज को, याद रखिएगा। अब मैं जब रिसर्च कर रहा था ना भाई पीएचडी, तो पीएचडी में इन्हीं के टॉपिक पे मैं रिसर्च के लिए अपना थीसिस बनाया था, गोपाल दास नीरज पे। जब मैं पीएचडी कर रहा था गोपाल दास नीरज पे ही हम अपना थीसिस बनाए थे, गोपाल दास नीरज पे पीएचडी करने के लिए। अब पीएचडी में हमारा एडमिशन भी हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं। कागजी है पैरहन, कागजी है पैरहन क्या हो जाएगा, इस्तम चुगताई की आत्मकथा है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहीं से हमारा खत्म हो जाता है सब कुछ। 100 क्वेश्चन कहिएगा था टीचिंग का।